हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेरिएबल डियरनेस अलाउंस के बारे में। आई एम श्योर आपने डियरनेस अलाउंस के बारे में सुना होगा, जिसको हिंदी में महंगाई भत्ता कहते हैं। अगर आप किसी सरकारी संस्थान में काम कर रहे हैं या फिर किसी प्राइवेट संस्थान में काम कर रहे हैं तो आपको जो सैलरी मिलता है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है डियरनेस अलाउंस। आपको महंगाई से बचाने के लिए बेसिकली जो है ये अलाउंस दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे ये जो वेरिएबल डियरनेस अलाउंस होता है वो नॉर्मल डीए से काफ़ी अलग होता है और इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। रिसेंटली यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा ये जो वेरिएबल डीए है इसको बढ़ा दिया गया है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि ये जो बढ़ा हुआ डीए है वो जितने सारे भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी को मिलेगा, जो कि पूरी तरह से गलत है। यहाँ पे ये जो वेरिएबल डीए में हाइक हुआ है उसका लाभ सिर्फ शेड्यूल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलने वाला है, यानी कि वैसे एम्प्लॉय जो कि साफ सफाई के काम में इन्वॉल्व हैं या फिर जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं उन लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। देखिए, आपको पता होगा कि हमारे देश में जितने सारे भी लेबर्स हैं, स्किल लेबर और अनस्किल लेबर, उनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक तरीके से उनके लिए एक मिनिमम वेज को यहाँ पे सेट किया गया है, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के अंतर्गत। अब यहाँ पे इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि ऐसे जो वर्कर्स हैं, जो लेबर्स हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, वो एक अच्छे जीवन को जी सके, डिग्निटी के साथ अपने लाइफ को जी सके, कंफर्ट के साथ, एजुकेशन हो उसमें, ऐसे वो अपने जीवन को जी सके। और इसके लिए यहाँ पे उनके लिए एक मिनिमम वेजेस को सेट किया गया है, जिससे कम कहीं पे भी उन्हें नहीं दिया जा सकता है। अगर कहीं पे उन्हें इससे कम दिया जाता है तो ये एक तरह से क्या होगा, वायलेंस होगा इस कानून का। यहाँ पे जो मिनिमम वेज उनको दिया जाता है उसमें दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। सबसे पहले तो होता है बेसिक पे और दूसरा होता है वेरिएबल डियरनेस अलाउंस। अब सोच के देखिए, अगर ये वेरिएबल डियरनेस अलाउंस को बढ़ा दिया जाता है तो इनडायरेक्टली क्या होगा, उनका जो मिनिमम वेज है, मिनिमम जो वेज है उनका वो बढ़ जाएगा। और इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स के द्वारा इस तरीके से कवर किया गया है कि सरकार ने मिनिमम वेजेस को यहाँ पे बढ़ा दिया है। जैसे कि द हिंदू का आर्टिकल देख सकते हैं आप, लेबर मिनिस्ट्री हाइक्स मिनिमम वेजेस फॉर सेंट्रल स्पेयर वर्कर्स फ्रॉम अक्टूबर 1। यहाँ पे जो आपका शेड्यूल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हीं को सेंट्रल स्पेयर वर्कर्स भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं एक्चुअली में ये वेरिएबल डियरनेस अलाउंस होता क्या है। देखिए, वेरिएबल डियरनेस अलाउंस उन लोगों को दिया जाता है बेसिकली जिनके बारे में मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के अंतर्गत मेंशन है। तकरीबन 40 ऐसे शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट हैं जिसके अंतर्गत जो भी वर्कर्स काम करते हैं उन लोगों को यहाँ पे वेरिएबल डियरनेस अलाउंस दिया जाता है। जैसे कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा है, कोई रोड के मेंटेनेंस में काम कर रहा है, रनवेज बनाना हो गया, बिल्डिंग वगैरह को ऑपरेट करना हो गया, जो साफ सफाई का काम होता है, लोडिंग और अनलोडिंग का जो काम होता है, माइंस वगैरह में जो श्रमिक काम करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो काम करते हैं, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत जो काम करते हैं, जो पोर्ट्स वगैरह पे काम करते हैं, उन लोगों को यहाँ पे वेरिएबल डियरनेस अलाउंस दिया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट बात बताना जरूरी है कि ऐसे लोग होते हैं जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स होते हैं, यानी कि इनकी जो नौकरी होती है सरकारी क्षेत्र में वो फिक्स नहीं रहती है, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, ऐसे ये लोग काम करते हैं। और यहाँ पे इन्हें वेरिएबल डियरनेस अलाउंस क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो है साल में 2 बार चेंज होता है और ये चेंज होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तौर पर। अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो वीडीए को बढ़ा दिया जाता है, अगर इन्फ्लेशन घटता है तो इसको घटा दिया जाता है। 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को जो है 2 बार इसको चेंज किया जाता है, इसको देखा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये वेरिएबल डियरनेस अलाउंस होता है वो अलग अलग कैटेगरी के वर्कर के लिए अलग अलग होता है। जो अनस्किल्ड वर्कर होते हैं उनके लिए बेसिकली वीडीए को कम रखा जाता है। जो सेमी स्किल्ड होते हैं या फिर जो अनस्किल्ड सुपरवाइजर होते हैं उनके लिए यहाँ पे वीडीए को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है। जो स्किल्ड क्लेरिकल होते हैं, यानी कि जो कंप्यूटर वगैरह का कुछ काम करते हैं, तो उनको यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा वीडीए दिया जाता है। और सबसे ज़्यादा वीडीए दिया जाता है हाईली स्किल्ड को। जैसे कि कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो वहाँ पे कोई अगर इंजीनियर वगैरह है तो उसको यहाँ पे सबसे ज़्यादा वीडियो दिया जाता है, क्योंकि एक तरह से वो क्या कर रहा है, कोई उतना फिजिकल एफर्ट अपना नहीं लगा रहा है, वो अपने माइंड का इस्तेमाल करके जो है सब चीज़ों को यहाँ पे इंस्ट्रक्ट करता है, तो उसको यहाँ पे सबसे ज़्यादा वीडियो मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे जो वेरिएबल डियरनेस अलाउंस होता है वो एरिया वाइज भी डिफर करता है। यहाँ पे 3 एरिया में देश में जितने भी शहर हैं उनको कैटेगराइज कर दिया गया है। एरिया ए में जो मेट्रो सिटीज़ हैं हमारे देश में, कोलकाता हो गए, दिल्ली हो गए, मुंबई हो गए, इन सबको रखा गया है। तो यहाँ पे जो वर्कर काम करते हैं उनको जाहिर सी बात है कि ज़्यादा खर्च उनको उठाना पड़ता होगा, इसीलिए उनके लिए जो ये वेरिएबल डियरनेस अलाउंस है उसको ज़्यादा रखा गया है। उसके अलावा कुछ शहर को एरिया बी में रखा गया है जो थोड़े से कम मॉडर्न है, कुछ शहर को एरिया सी में रखा गया है।
अब यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल डीएनएस अलाउंस क्या होता है। अगर मैं बात करूँ कि डीए और वेरिएबल डीए अलाउंस में आखिर अंतर क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे जो डीएनएस अलाउंस होता है वो बेसिकली रेगुलर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है। जैसे कि अगर कोई रेलवे में काम कर रहा है, कोई परमानेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है उसके पास, और कोई ऑफिसर है रेलवे के अंतर्गत, या फिर जो आर्म्ड फोर्सेस पर्सोनल्स होते हैं उनको यहाँ पे दिया जाता है डीए। जबकि वेरिएबल डीएनएस अलाउंस जो होता है वो बेसिकली एक तरह से जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं और वैसे लोग जिनको कि मिनिमम वेजेस एक्ट 1940 के तहत कैटेगराइज किया गया है, वैसे वर्कर्स को, उन्हें यहाँ पे वेरिएबल डीएनएस अलाउंस जो है वो बेसिकली यहाँ पे दिया गया है। अब अगर हम बात करें कि हम लोग इस टॉपिक के बारे में अभी क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, तो देखिए हाल ही में यूनियन लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा वेरिएबल डीएनएस अलाउंस को यहाँ पे बढ़ा दिया गया है सेंट्रल स्पेयर वर्कर्स के लिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वैसे वर्कर्स की संख्या तकरीबन 1.5 करोड़ है हमारे देश में, और 1 अक्टूबर से ही इनको ये बढ़ा हुआ जो इनका वीडीए है, जिसके इनडायरेक्टली क्या होगा, इनका जो मिनिमम वेज है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो 1 अक्टूबर से ये एप्लीकेबल हो गया है। अभी जो इनको पेमेंट मिलेगा वो बेसिकली क्या होगा, बढ़ा हुआ पेमेंट होगा। अब यहाँ पे ये जो वीडीए होता है इसको रिवाइज किया जाता है हर 6 महीने पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तौर पे। अब ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, साधारण शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स होता है जो कि रिटेल इन्फ्लेशन को मेजर करता है। देखिए अलग अलग प्रकार के वर्कर्स होते हैं और उनके द्वारा अलग अलग प्रकार का गुड्स हो गया, सर्विसेज हो गया, उसका इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग फूड का इस्तेमाल किया जाता है, हाउसिंग के लिए कुछ खर्च किया जाता है उनके द्वारा, कुछ पैसा उनके द्वारा ट्रांसपोर्टेशन के लिए खर्चा किया जाता है, कुछ पैसा इलेक्ट्रॉनिक्स पे खर्चा किया जाता है, मेडिकल केयर के लिए कुछ पैसा खर्चा किया जाता है, एजुकेशन के लिए किया जाता है। तो इन सब के लिए उनको जितना प्राइस बियर करना पड़ता है उन सबको यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है और उसको फिर टाइम टू टाइम देखा जाता है कि इसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है। अगर इसमें बढ़ोतरी होती है तो इसका मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो क्या होता है, इनडायरेक्टली जो ये वीडीए है उसको यहाँ पे बढ़ा दिया जाता है। अब बेसिकली जैसे कि हमने यहाँ पे बात किया कि जो वीडीए है इसको अभी बढ़ाया गया है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आधार पे। जैसे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है तो इसको 4 भाग में डिवाइड किया गया है, जैसे कि CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, CPI फॉर एग्रीकल्चर लेबर, CPI फॉर रूरल लेबर्स, और फिर CPI फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज। बेसिकली देखिए जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं उनका जो ज़रूरत का सामान होगा, जो गुड्स होगा, जो सर्विस होगा, वो डेफिनेटली एग्रीकल्चर लेबर्स के द्वारा जो इस्तेमाल किया जाता होगा उससे अलग होगा। तो इसीलिए जो है इनको 4 भाग में कैटेगराइज कर दिया गया है यहाँ पे। और ये जो 3 भाग है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए CPI, एग्रीकल्चर लेबर्स के लिए CPI और रूरल लेबर्स के लिए CPI, उसको यहाँ पे कंडक्ट कराया जाता है बेसिकली लेबर मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो लेबर ब्यूरो है उसके द्वारा। और ये जो आपका एक लास्ट वाला है अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज, इसके लिए जो भी काम होता है वो देखता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि किस हिसाब से बढ़ाया गया है, तो एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका ये रिवाइज्ड वेजेस है। जैसे कि एरिया ए दिया हुआ है, एरिया बी दिया हुआ है, एरिया सी दिया हुआ है। जो अनस्किल्ड हैं उनको अब से 654 रुपये पर डे के हिसाब से मिलेगा। जो सेमी स्किल्ड हैं उनको यहाँ पे 724 रुपये मिलेगा पर डे के हिसाब से, अगर वो एरिया ए में काम करते हैं। जो स्किल्ड क्लरिकल है उसको 795 मिलेगा और जो हाईली स्किल्ड है उनको 864 मिलेगा। तो इस तरीके से वेरिएबल डीएनएस अलाउंस जो है वो शेड्यूल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ही दिया जाता है, ना कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उन सबको दिया जाता है। बाकी को नॉर्मल जो डीएनएस अलाउंस होता है वो दिया जाता है, जो कि अभी 28% है आई गेस। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं।